एनाफेज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और नेक्स्ट होती है टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरीके से इसकी जो फेज होती हैं उसके भी टाइप्स बन जाते हैं। इसको भी मैं उसी तरीके से इंडिकेट कर देती हूँ। एक होती है प्रोफेज सेकंड, एक होती है मेटाफेज सेकंड, और एक होती है एनाफेज सेकंड, और एक होती है टीलोफेज सेकंड। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। इसमें से कि जो ये प्रोफेज फर्स्ट है इसको मैं आगे डिवाइड कर रही हूँ। ये जो प्रोफेज है इसमें सब स्टेजेज होती हैं, वो सब स्टेजेज होती हैं वही ए बी सी डी, और ए को लिख देते हैं नीचे ए बी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और नेक्स्ट है नंबर 3 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, और नेक्स्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ऐसा ही ये इनके बारे में अपन ने देखी पूरी डिटेल्स कि इस तरीके से जो है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कि जो जितने भी रिप्रोडक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये सोमेटिक सेल के बेस पे होता है और ये रिप्रोडक्टिव सेल के बेस पे होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो फेज की, कि इसके अंदर जो है वो 4 फेज होती हैं और 4 फेज को पहले 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, इंटरफेज में और एम फेज में। इसके अंदर इसके 2 ही होती हैं, एक होती हैं मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। जो माइटोटिक डिवीजन है उसमें एम फेज को 4 में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। और जो मियोसिस डिवीजन है उसके अंदर होने वाली जो 2 फेज होती हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, उसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सबकी फर्स्ट स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सबकी सेकंड स्टेज। जिसमें से प्रोफेज फर्स्ट जो है उसको फिर 5 में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है उसकी लेप्टोटीन स्टेज, एक होती है जाइगोटीन, एक होती है पैकाइटीन, एक डिप्लोटीन और एक डाइकाइनेसिस। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको अलग अलग स्टेज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब दोनों के यूजेज क्या हैं, तो इसी के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नंबर पॉइंट आ जाएगा अपना 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं तो पॉइंट 6 में चलते हैं अपन। इसमें क्या होता है, अब जितनी भी सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या हमेशा क्या बनी रहती है, सेम बनी रहती है। इसका मतलब आनुवंशिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के डिवीजन से, कि इस प्रकार के डिवीजन से
आनुवंशिकी परिवर्तन, इस प्रकार के डिवीजन से आनुवंशिकी परिवर्तन संभव नहीं है, कि इस प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो उसके अंदर जेनेटिकली मटेरियल के अंदर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से परिवर्तन होता है तो आनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, कि आनुवंशिक पदार्थ जो है आनुवंशिक पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि आनुवंशिक जो पदार्थ होता है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने से क्या होता है कि आगे आने वाली जो जनरेशन होती है उसमें कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, और समसूत्री विभाजन, ये वाला जो विभाजन होता है वो लाइफ में हमेशा चलता रहता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो हमेशा कोशिकाओं के अंदर चलता रहता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर केवल जनन के टाइम ही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार का विभाजन, नंबर 7 पॉइंट, यह विभाजन हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण यह विभाजन हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण कोशिकाएं आकार में व संख्या में बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण कोशिकाएं आकार व संख्या में आकार व संख्या में बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये परिवर्तन ऐसा है जिसके कारण कोशिकाएं आकार में व संख्या में बढ़ती नहीं है, केवल आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करती है। इसके कारण कोशिकाएं आकार में नहीं बढ़ती हैं, केवल उसकी पुत्री कोशिकाओं के अंदर बढ़ती हैं, और इस प्रकार का विभाजन जीवन में एक ही बार पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजन लाइफ साइकिल में एक या दो बार ही पाया जाता है। इस प्रकार का जो विभाजन होता है ना वो लाइफ में एक या दो बार पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजन जो होता है वो लाइफ के अंदर हमेशा चलता ही रहता है। इसके कारण कोशिकाओं के आकार और कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, निरंतर रूप से बढ़ती रहती है। लेकिन इसके अंदर ना कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और ना ही कोशिकाएं संख्या में बढ़ती हैं, केवल डॉटर सेल्स बढ़ती हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस अवस्था के अंदर इनके आनुवंशिक पदार्थ जो हैं वो परिवर्तित होते हैं, और किस तरीके से इनके अंदर इनका परिवर्तन जो है वो होता है। और ये परिवर्तन जो है वो कंटिन्यूअस होने के कारण एक माइटोटिक डिवीज़न और एक मेयोटिक डिवीज़न जो है वो कंटिन्यूअस रूप से चलता रहता है। जैसे जैसे इसके अंदर इनकी कोशिकाएं चलती रहती हैं वैसे वैसे इनकी सेल्स जो हैं वो अपनी डॉटर सेल्स को बनाती रहती हैं। जैसे जैसे इसके अंदर डॉटर सेल्स परिवर्तित होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या घटती या बढ़ती रहती है। तो आज अपन ने जो पॉइंट्स देखे
वो है, एक तो है माइटोटिक डिवीज़न और एक हमने देखा मियोसिस डिवीज़न, और दोनों में होने वाले क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है जो हम देख लेते हैं कि मियोसिस डिवीज़न के क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। हेडिंग है अर्धसूत्री विभाजन के क्या क्या महत्व होते हैं। पहला महत्व है अर्धसूत्री विभाजन जो है उसके कारण कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, आधी। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का पहला बेनिफिट्स क्या है कि इसके कारण क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। जब क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है तो क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों के मध्य जब अगली पीढ़ी के लिए फ्यूजन होता है तो पीढ़ी के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या उनके पेरेंटल क्रोमोसोम्स के समान क्या हो जाती है, वापस बराबर हो जाती है। अर्थात प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम, अर्थात प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान नहीं रहती तो धीरे धीरे वो क्या बन जाती, पॉलीप्लॉइडी स्टेज उत्पन्न हो जाती। क्या उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाती है, बहुगुणता उत्पन्न हो जाती है। अगर उसके अंदर इस तरीके से इनके क्रोमोसोम्स की संख्या को क्या नहीं किया जाए, आधा नहीं किया जाता, तो धीरे धीरे इनकी संख्याएं क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती हुई चली जाती हैं। पहला महत्व है। दूसरा महत्व है कि अगर इसके अंदर क्या नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर जैसी क्रिया नहीं होती तो आने वाली पीढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रॉसिंग ओवर का होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉसिंग ओवर होने से अगली पीढ़ी के अंदर क्या हो जाते हैं, इसके अंदर पीढ़ी के अंदर कुछ आनुवंशिक गुणों के अंदर एक्सचेंज होने के कारण उनकी पीढ़ी में नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे किसी बच्चे के अगर मम्मी पापा सांवले हैं लेकिन उसके दादा दादी अगर थोड़ा सा व्हीट कलर था तो उस बच्चे के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन व्हीट कलर का आ जाता है। तो ये क्या है, इसके सिग्निफिकेंस हैं। तो आज अपना टॉपिक जो है वो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन का सिग्निफिकेंस महत्व है। मियोसिस और माइटोसिस दोनों में क्या अंतर है और मियोसिस सेकंड के कौन कौन से फेज हैं। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक क्लियर किए। तो आज की वीडियो फेथफुली और पीस साइंस के साथ सुनने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।